गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो हिंदी का आपका बुक है उसका लेसन नंबर 1 जो है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस पार्ट के हम सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इस वीडियो में हम सारे वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस लेसन का जो आपका जो एक जो फर्स्ट नंबर लेसन है इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो इस लेसन में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। उत्तर इसका बोल रहा है कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा, यहाँ जाति प्रथा लिखा हुआ है, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा जो अस्वाभाविक है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यदि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को रुक करके आप इसको लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है उसको देखने वाले हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर 2 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके बोल रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका आंसर जो बोल रहा है जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, ठीक है, बोल रहा था जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख करके इसको याद करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 था। और समझिए कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद करने का तरीका है कि कम से कम आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन अगर याद नहीं रहेगा तो उसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, उसको लिखिए, क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उसका आंसर भी आपको याद हो ही जाता है। ठीक है, तो बना कर लिखना पड़ता है अपने से। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कितना नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 बोल रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बोल रहा है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है जो विवशता, अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को बढ़ाने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना नंबर था, 4 नंबर था। और क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन देखने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा था, 5 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। उत्तर देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में
रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस 5 नंबर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक जो हैं आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर देखते हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता वश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में मन दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी काम हो ही नहीं सकता है। जिसमें मन और दिल नहीं लगता है वो काम हम कर ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक ने पाठ के किस पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ठीक है, जो इस प्रकार है, नीचे लिखा हुआ है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज, तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है आपका जो क्वेश्चन बोला था उसके हिसाब से इसका हानि है। ठीक है, ये हानि हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 नंबर क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन कितना देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं इसके बाद 8 नंबर। और जो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोल रहा है। 8 बोल रहा था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा था। और इस कारण से बोला है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन के सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख सकते हैं और इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन 8 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखने वाले के बाद 9 नंबर। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 9 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। इसका सारांश लिखना है, यानी कि पूरा कहानी का सारांश लिखना है। इसमें क्वेश्चन बोला था आपके, ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर था। तो इसका आंसर देखते हैं। आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेदभाव बोल सकते हैं, भेद करती है। ये आपका था। ठीक है, और इसमें कुछ और भी लाइन ऐड किया गया है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि सारांश बड़ा होता ही है। तो ये क्या था आपका, समझिए कि इतना है। उसके बाद कुछ और भी इसमें लाइन ऐड किया गया है जिसको हम देखते हैं नीचे आपका सामने स्क्रीन पर आएगा भी। ठीक है, तो बोल रहा था वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मजात पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम
टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की क्या लिखा है जी, गुंजाइश नहीं है। ठीक है, पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस काम को करने के लिए सक्षम हो वो काम ये कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो इसके बाद एक और भी एक लाइन लिखा हुआ है, एक पेज है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। और बोला था, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन था टोटल इस वीडियो में। और समझिए कि 9 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तब आपका पूरा ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।